हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू बायो वाले विश्वजीत। आज इस वीडियो में हम लोग इंट्रासेलुलर रेस्पिरेशन को बहुत ही ब्रीफली कॉम्पैक्ट मैनर में स्टडी करेंगे और जानेंगे कितना एटीपी प्रोडक्शन होता है और कहाँ पे होता है। तो इंट्रासेलुलर रेस्पिरेशन हम लोग जानते हैं, उसका मेनली दो स्टेप होते हैं। पहला स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा स्टेप है क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस होता है साइटोप्लाज्म में, क्रेब्स साइकिल होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल को लिंक करने के लिए एक रिएक्शन होता है जिसको बोला जाता है लिंक रिएक्शन। तो पहले हम लोग ग्लाइकोलाइसिस को देखते हैं। ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट कहां से होते हैं? ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट होते हैं एक 6 कार्बन कंपाउंड से जिसका नाम है ग्लूकोज। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट होता है एक 6 कार्बन कंपाउंड से जिसका नाम है ग्लूकोज। अब ग्लाइकोलाइसिस का 3 पार्ट है, 3 स्टेज में डिवाइड किया गया ग्लाइकोलाइसिस को। इन्वेस्टमेंट फेज, क्लीवेज फेज एंड हार्वेस्टिंग फेज। इन्वेस्टमेंट फेज में क्या होता है, ग्लूकोज से जब बहुत सारे इंटरमीडिएट स्टेप्स के बाद फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनाया जाता है, तो ग्लूकोज से फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनाने के समय 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी खर्चा कर देते हैं सेल। तो यहाँ पे एटीपी का इन्वेस्ट हो रहा है, खर्चा हो रहा है, उसको बोला जाता है इन्वेस्टमेंट फेज। ओके, अब फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बनता है, वो भी 3 कार्बन वाला। 3 कार्बन वाला फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट तक 6 कार्बन है। ठीक है, अब 6 कार्बन मॉलिक्यूल 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हो गया है, इसलिए इसको नाम दिया गया है क्लीवेज, मतलब स्प्लिट अप होना। ओके ओके, अब देखो, अब ये इधर कौन सा है, ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट G3P जिसको बोला गया है, ये पहला 3 कार्बन मॉलिक्यूल। दूसरा 3 कार्बन मॉलिक्यूल है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये दूसरा 3 कार्बन मॉलिक्यूल। अब ये DHAP जो है, ये बहुत ज्यादा देर तक DHAP फॉर्म में नहीं रह पाते, सेल इसको क्या करते हैं, वापस ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या मिला, एक मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से हम लोगों को अल्टीमेटली 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मिल गया। ठीक है, ओके, अब ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से सेल क्या बनाएगा पाइरुविक एसिड या पाइरुवेट। तो ये वाला G3P से एक पाइरुवेट बना है, इधर में जो DHAP से जो कन्वर्ट करके G3P बनाया गया, ये वाला G3P से भी सेल दूसरा पाइरुवेट बनाया है। अब जब ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से सेल पाइरुवेट बनाते हैं, तब क्या करते हैं, तब सेल 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 बनाते हैं, और यहाँ पे ATP का गेन होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। तो सिमिलरली इधर भी होगा, इधर भी ये क्या रिलीज करेगा, NADH2 रिलीज करेगा जब G3P से पाइरुवेट बना रहा था, और इधर भी 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP गेन होगा। तो ये हो गया हमारा ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज से पाइरुविक एसिड या पाइरुवेट बनाने का प्रोसीजर। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से कितना पाइरुविक एसिड बना ग्लाइकोलाइसिस के एंड में, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुविक एसिड बना, जिसका कार्बन है ये 3 कार्बन कंपाउंड, 3 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, ओके, अब ग्लाइकोलाइसिस का एटीपी गेन, एटीपी इन्वेस्टमेंट सब बात करते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस में नेट एटीपी गेन कितना हुआ है, इधर 2 एटीपी गेन हुआ है, इधर 2 एटीपी गेन हुआ है, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस से हम लोगों को डायरेक्टली एटीपी फॉर्म में 4 ही एटीपी मिला है, 4 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी मिल गया है। ठीक है, अब क्या हुआ है, ऊपर 2 एटीपी इन्वेस्ट हो गया था, तो 4 माइनस 2 एटीपी। तो ग्लाइकोलाइसिस में मुझे एटीपी फॉर्म में डायरेक्टली एटीपी नेट गेन कितना हुआ है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। अब ये जो NADH2 फॉर्म हुआ, इसके साथ क्या होगा, देखो आप एक चीज जान लो, NADH2 मॉलिक्यूल को सेल भेज देते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक प्रोसीजर में, और 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 कैन प्रोड्यूस 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। ठीक है, और एक मॉलिक्यूल बना सकता है सेल, एक मॉलिक्यूल बनता है FADH2, 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 कैन प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। अब देखो FADH2 तो नहीं है, इधर हम लोग को मिल गया ग्लाइकोलाइसिस में 2 NADH2 दो साइड से, तो ये NADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके 3 ATP प्रोड्यूस करेगा, 3 ATP प्रोड्यूस करेगा। सिमिलरली ये वाला NADH2 भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके 3 ATP प्रोड्यूस करेगा। तो NADH2 से कितना ATP का गेन हुआ हम लोगों को ग्लाइकोलाइसिस के बाद, 6 मॉलिक्यूल ऑफ ATP गेन हुआ 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 से। ठीक है, तो अल्टीमेटली ग्लाइकोलाइसिस में टोटल गेन ऑफ ATP कितना हुआ है, इधर 2 ATP गेन हुआ था, नीचे 6 ATP गेन हुआ है, तो ग्लाइकोलाइसिस में मुझे ATP गेन हुआ 8 ATP, टोटल गेन ऑफ ATP इन ग्लाइकोलाइसिस। बट ATP का नेट ATP गेन कितना हुआ है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, जो कि ATP फॉर्म में ही मिला है। बाकी 6 मॉलिक्यूल ऑफ ATP किधर से आया, NADH2 से आया, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NAD से, वो सेल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से बनाए हैं। ठीक है, ओके, जब ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो पाइरुविक एसिड बना, ये पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड को कन्वर्ट किया जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम A में। तो 2 पाइरुवेट से 2 एसिटाइल कोए बनाया गया।
ठीक है। अब ये जो रिएक्शन इसको बोला जाता है लिंकर रिएक्शन या लिंक रिएक्शन, ये क्रेब्स साइकिल को लिंक करते हैं। ठीक है, ओके। अब ये पाइरुवेट से जब एसिटाइल कोए बन रहा था, एसिटाइल कोए अब क्या है, ये 2 कार्बन कंपाउंड है, 2 कार्बन कंपाउंड है, यानी कि एक कार्बन कम हो गया है, यानी कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया है, यानी कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया है और कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से वन कार्बन लॉस हुआ है। ठीक है, अब इधर भी कुछ एनर्जी बना सकता है। इधर पाइरुवेट से एसिटाइल कोए के बना, कोए जब बना तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ NaDH2 फॉर्म हुआ है। इधर भी सिमिलरली पाइरुवेट से एसिटाइल कोए बनाने के समय 1 मॉलिक्यूल ऑफ NaDH2 फॉर्म हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि ये NaDH2 के साथ क्या सलूक किया जाता है, NaDH2 के साथ NaDH2 को भेज दिया जाता है किधर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और 1 मॉलिक्यूल ऑफ NaDH2 कैन प्रोड्यूस 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। तो इधर 2 मॉलिक्यूल NaDH2 है का है, तो इधर भी लिंक रिएक्शन से हम लोग को कितना ATP मिल जाएगा, 6 ATP मिल जाएगा, 6 ATP मिल जाएगा। ठीक है, लिंक रिएक्शन के बाद, ठीक है, लिंक रिएक्शन के बाद हम लोग को मिल गया 6 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। ओके, अब एसिटाइल कोएंजाइम चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और एसिटाइल कोएंजाइम से कुछ रिएक्शंस, इंटरमीडिएट रिएक्शंस के बाद ये घूम घाम के फिर से वापस आ जाएगा एसिटाइल कोए में। इसलिए इसको बोला जाता है क्रेब्स साइकिल, जहां पे एक ही चीज बार बार रिपीट होता है। अब एसिटाइल कोए कितना कार्बन था, 2 कार्बन कंपाउंड था। अब यहां से पहला 6 कार्बन कंपाउंड बना जाएगा साइट्रिक एसिड या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसलिए क्रेब्स साइकिल का दूसरा नाम है साइट्रिक एसिड साइकिल या TCA साइकिल, क्योंकि एसिटाइल कोए से क्रेब्स साइकिल का पहला 6 कार्बन एसिड कौन सा बना, साइट्रिक एसिड या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। साइट्रिक एसिड के अंदर 3 COH ग्रुप रहता है, 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहता है, इसलिए उसका नाम है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्रेब्स साइकिल का दूसरा नाम। ठीक है, ओके। अब जब 2 कार्बन से 6 कार्बन कैसे बना, अब ये जो घूम घाम के वापस आ रहा है, यहाँ पे एक एसिड बनता है, एक 4 कार्बन एसिड बनता है, ऑक्सालो एसिटिक एसिड। तो ऑक्सालो एसिटिक एसिड और एसिटाइल कोए, यानी 4 कार्बन एसिड और 2 कार्बन कंपाउंड, 4 कार्बन कंपाउंड और 2 कार्बन कंपाउंड मिलकर बनाया है साइट्रिक एसिड, जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, अब 6 कार्बन कंपाउंड से बनेगा एक 5 कार्बन कंपाउंड, वो भी एसिड के फॉर्म में आएगा, ऑर्गेनिक एसिड, यानी कि इधर एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। 5 कार्बन से बना है 4 कार्बन कंपाउंड इधर, यानी कि इधर भी एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ। तो सिमिलरली इधर भी सेम प्रोसेस होगा, इधर भी क्रेब्स साइकिल में 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया जाएगा। ठीक है, कब रिलीज किया जाता है, जब देखो जब कार्बन घट रहा है, इधर पाइरुवेट से जब एसिटाइल कोए बना था तब कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया गया। इधर 6 कार्बन कंपाउंड से जब 5 कार्बन कंपाउंड बनाएगा तब एक कार्बन को रिलीज किया गया, फिर 5 कार्बन कंपाउंड से 4 कार्बन कंपाउंड बनाएगा तब एक कार्बन को रिलीज किया गया। ठीक है, तो ये प्रोसेस इधर भी होगा, ये प्रोसेस इधर भी होगा। ठीक है, अब हम लोग मेनली अब एनर्जी से कंसर्न ये बात कर रहे हैं। अब क्रेब्स साइकिल में कितना, कहां पे क्या प्रोड्यूस होता है, क्रेब्स साइकिल में एक साइड में इधर प्रोड्यूस होता है 3 मॉलिक्यूल ऑफ NaDH2, तो इधर भी 3 मॉलिक्यूल ऑफ NaDH2 प्रोड्यूस होगा। ठीक है, उसके बाद प्रोड्यूस होता है FADH2, 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2, इधर भी 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 प्रोड्यूस होगा। इधर प्रोड्यूस होगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इधर भी प्रोड्यूस होगा GTP या गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये है क्रेब्स साइकिल का प्रोडक्ट, क्रेब्स साइकिल का प्रोडक्ट। ठीक है, ओके। अब ये जो GTP है, GTP बना जो है, ये GTP को इंस्टेंटली सेल कन्वर्ट कर देते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP में। GTP को इंस्टेंटली सेल कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP में। एक GTP से हम लोगों को कितना ATP मिलेगा, वो एक ही ATP मिलेगा। तो इधर क्रेब्स साइकिल में नेट ATP गेन कितना हुआ, क्रेब्स साइकिल में नेट ATP गेन हुआ 2 ATP डायरेक्टली। अब टोटल गेन कितना होगा, टोटल गेन के लिए आप देखो इसको भेजना पड़ेगा, NaDH2 और FADH2 को भेजना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इधर NaDH2 से कितना ATP मिलेगा, इधर 3 NaDH2 से मिलेगा 3 × 3 9 ATP इधर मिला। 1 FADH2 को ब्रेक डाउन किया जाएगा तो कितना ATP मिलता है, 2 ATP मिलता है। तो 1 FADH2 से मिलेगा 2 ATP। ठीक है, और इधर 1 ATP से 1 ATP। तो 1 पाइरुविक एसिड से बना था 1 एसिटाइल कोए, 1 एसिटाइल कोए से वापस घूम घाम के जब एसिटाइल कोए में ही आया, एसिटाइल कोए टू एसिटाइल कोए, इधर कितना टोटल ATP गेन हुआ, 12 ATP गेन हुआ। 9 ATP फ्रॉम 3 NaDH2, 2 ATP फ्रॉम 1 FADH2, 1 ATP फ्रॉम 1 GTP। तो इधर 12 ATP गेन हुआ। सिमिलरली इधर भी 12 ATP गेन होगा। ठीक है, तो इधर 12 + 12 कितना टोटल ATP गेन है, टोटल ATP गेन है 24। क्रेब्स साइकिल का टोटल ATP गेन है 24 ATP, बट नेट ATP यानी कि क्रेब्स साइकिल में क्रूड ATP फॉर्म में हम लोगों को मिला है ओनली 2 ATP। जो GTP बना, GTP से ATP बन गया। ठीक है, लेकिन अब 2 ATP को हम लोग इधर कैलकुलेट नहीं करेंगे, काउंट नहीं करेंगे टोटल ATP काउंट करने के लिए। तो क्रेब्स साइकिल में दोनों साइड में दोनों एसिटाइल कोए बना था, तो दोनों एसिटाइल कोए जब घूम के वापस एसिटाइल कोए में आएगा, हम लोग को टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बाद घूमने के बाद मिलेगा
क्रेब्स साइकिल से 24 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, 24 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी दोनों क्रेब्स साइकिल से मिला। ठीक है, अब इधर लिंक रिएक्शन से कितना एटीपी मिला था? क्रेब्स साइकिल से मिला था 24 एटीपी, लिंक रिएक्शन से मिला था 6 एटीपी, और इधर ग्लाइकोलाइसिस से हम लोगों को गेन हुआ था 8 एटीपी। तो टोटल कितना एटीपी हो गया? 24 प्लस 6 प्लस 8, 38 एटीपी। दिस इज द नेट गेन एटीपी इन द इंट्रासेलुलर रेस्पिरेशन। लेकिन टोटल एटीपी कितना बना है? टोटल एटीपी का अगर हिसाब लिया जाएगा तो ग्लाइकोलाइसिस में बना कितना टोटल एटीपी था? 4 प्लस 6 10 एटीपी बना था, जिसमें से 2 एटीपी को इस्तेमाल कर लिया गया था। ठीक है, 2 एटीपी को इधर इस्तेमाल किया गया था, तो उसको अगर एक्सक्लूड कर देंगे तो टोटल जो प्रोसेस ऑफ इंटरसेलुलर रेस्पिरेशन है उसमें कितना एटीपी बनता है? 40 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बनता है, जहां पे ग्लाइकोलाइसिस में 2 एटीपी को इन्वेस्ट कर दिया जाता है, इस्तेमाल कर लिया जाता है, खर्चा कर दिया जाता है, इसलिए 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी कम हो जाता है। तो ये है इंट्रासेलुलर रेस्पिरेशन का टोटल एटीपी गेन, दैट इज 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। ठीक है, अब कहीं कहीं पे ये गेन को 36 दिखाया गया है, कहीं कहीं पे ये गेन को 30 भी दिखाया गया है। वो कैसे? अब कुछ लोग बोलते हैं जब ये लिंक रिएक्शन में ये जो ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस से जब क्रेब्स साइकिल में एंट्री लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये पायरुविक एसिड को लेके जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाया जाता है उस समय 2 एटीपी लॉस हो जाता है फर्दर, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस में जो नेट एटीपी गेन हुआ था 2 एटीपी, वो फर्दर खर्चा हो जाता है उसको क्रेब्स साइकिल में इन्वेस्ट करवाने के लिए। तो कोई लोग बोलते हैं नहीं, 38 मॉलिक्यूल एटीपी का नेट गेन नहीं होता है, तो वो रीजन दिखा के उसको बोल देते हैं कि 36 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी का ही नेट गेन होता है। वो कहीं कहीं पे बोल के रखा है कि एटीपी का नेट गेन 30 होता है। वो कैसे होता है? तो जैसे हम लोग NADH2 से कितना एटीपी कैलकुलेट कर रहे थे? 3 एटीपी मिलता है एक NADH2 से, ठीक है, और FADH2 से कितना एटीपी हम लोगों को मिलता है? एक FADH2 से हम लोगों को मिलता है 2 एटीपी। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 से हम लोगों को मिलता है 3 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, और 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 से हम लोग को मिलता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। लेकिन कुछ लोगों का ये नहीं मानना है। कुछ लोगों का क्या मानना है कि एक NADH2 से बनता है 2.5 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, 2.5 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, और एक FADH2 से बनता है 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। तो जैसे अगर उस हिसाब से अगर कैलकुलेट करो तो ये जो काउंट डाउन है ये घट के 30 के आसपास आ जाते हैं। ठीक है, तो लेकिन हम लोग उसको नहीं पढ़ेंगे। हम लोगों के लिए 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 से 3 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी मिलता है, और 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 से 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी ही मिलता है। तो आई थिंक यहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ा बहुत क्लियर हो गया। तो थैंक यू माय स्टूडेंट्स।